हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं देशों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों तथा उनमें राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति, कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 को माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 में ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद आ जाते हैं आर्थिक विकास की मापन विधियां। आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, इसका प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO के विश्व रोजगार सम्मेलन WEP 1976 में संयुक्त राष्ट्र UN तथा विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक PQLI, इसका प्रतिपादन मारिश द्वारा किया गया, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता को मिलाकर इसका निर्माण किया। क्रय शक्ति समता विधि PPP, सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1993 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया तथा वर्तमान में इसका प्रयोग विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना तथा गरीबी दर के मापन के लिए कर रहा है। मानव विकास सूचांक HDI, मानव विकास सूचांक अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित अवधारणा है। यह सूचांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है, जो संबंधित देश में आर्थिक विकास एवं आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। HDI का आकलन निम्न तीन आयामों पर आधारित है। पहला, स्वास्थ्य, दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा, ज्ञान और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से व्यक्त किया जाता है। इसे स्वास्थ्य का संकेतक भी कहते हैं तथा जीवन का प्रत्याशा सूचांक LI के रूप में आकलन करते हैं। इसे दो संकेतकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, स्कूलिंग के औसत वर्ष, स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष। इसका आकलन शिक्षा सूचांक EI के रूप में किया जाता है। जीवन स्तर, इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका आकलन GNI सूचांक LI के रूप में किया जाता है। HDI, LI इंटू EI माइनस 2 इंटू LI बटे का एक बटे तीन। उपयुक्त आधारों पर तैयार HDI को एक रिपोर्ट के रूप में HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से UNDP द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। HDI सूचांक 0 से 1 की स्केल 0 से 1 के बीच देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना हिमालयी देश भूटान ने 1970 के दशक में प्रतिपादित की। यह जीवन स्तर, स्वास्थ्य, समय उपयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता, सुशासन, सामुदायिक जीवंतता, पारिस्थितिकी विविधता, लचीलापन तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 2012 में जारी की गई थी। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली मापन के आधार क्या है? प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध। फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय आय। किसी भी व्यक्ति में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय NI कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होते हैं।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, जो इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की मदद प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक अपने सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसी देश की घरेलू सीमा में तथा बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कहते हैं। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के देशों की रैंकिंग तय करता है, जो PP पर आधारित होती है। GNP क्या हो गया? इक्वल्स टू GDP प्लस निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण। निवल विदेशी साधन आय इक्वल्स टू विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशों को भेजी गई आय। निवल यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, इसे अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद GDP में से वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। NDP इक्वल्स टू GDP माइनस ह्रास। निवल यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्य कटौती घटाने पर जो आय प्राप्त होती है उसे NNP कहते हैं। NNP इक्वल्स टू GDP प्लस विदेशों से आय मूल्य कटौती। वर्ष 1951-52 से 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 2007-8 में दर्ज की गई थी। सकल मूल्य वर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने पर बाजार मूल्य प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय आकलन के प्रयास। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया। ये आंकड़े इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए गए थे। ये पुस्तक किनकी है, इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, दादा भाई नौरोजी की है। फिंडले सिराज, BKRV राव आदि ने भी स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के आकलन प्रस्तुत किए। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तथा PC महालेनोबिस को इसका चेयरमैन बनाया गया। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों की सांख्यिकी गतिविधियों एवं संबंधित मानकों में समन्वय हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1991 की स्थापना की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन। वर्ष 1934 सर्वप्रथम N विश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को कांग्रेस योजना भी कहते हैं। वर्ष 1944 बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों ने ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख सदस्य JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, AD श्रॉफ, आर्दाशिर लाल और जॉन मैथाई थे। अर्धशीर दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग स्थापित हुआ। इसी वर्ष श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई। वर्ष 1945 श्री MN रॉय ने जन योजना प्रस्तुत की। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। फिर आ जाते पंचवर्षीय योजनाएं और मुख्य तथ्य। प्रथम योजना 1951-56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम वर्षीय योजना किस पर आधारित थी, इतना ही पूछा जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। पर आधारित इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा भाखड़ा, नागल,
ब्यास तथा दामोदर नदी घाटी इत्यादि परियोजनाएं प्रारंभ की गई। द्वितीय योजना 1956 और 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित इस योजना में भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तृतीय योजना 61 से 66 सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित यह योजना 1962 के भारत चीन 1965 के भारत पाक युद्ध तथा 1966 के सूखे के कारण लक्ष्य प्राप्ति में विफल रही। इसलिए विफल रही है तृतीय योजना क्योंकि युद्ध हो गया था इस समय पे। फिर योजना अवकाश था 66 से 69 तक। इस अवधि में 3 वार्षिक योजना क्रियान्वित की गई। चतुर्थ योजना 69 से 74 परिवार नियोजन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 इस योजना की प्रमुख विशेषताएं थी। पांचवी योजना 1974-78 गरीबी निवारण कार्यक्रमों का प्रारंभ तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 न्यूनतम अवकाशता कार्यक्रम 1974 काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977-78 कार्यक्रम इसमें प्रारंभ किए गए। इस योजना को एक वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया गया। अनवर्थ योजना रोलिंग प्लान 1978 द्वितीय योजना अवकाश कब हुआ 78 से 80 इसे जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ किया। अनवर्थ योजना की संकल्पना गुन्नार मेडाल द्वारा विकासशील देशों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। छठी योजना 1980-85 गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। सातवीं योजना 1985-90 इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया तथा मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया। फिर आ जाते हैं आठवीं योजना 1992 और 97 कब 1992 से 97 राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना 1990 की जगह 1992 में प्रारंभ हुई। योजना ने अपने लक्ष्य 5.6 से ज्यादा 6.8 वार्षिक दर को प्राप्त किया। नवी योजना 97 से 2002 सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को बल दिया गया। 10वीं योजना 2002 से 2007 7.6 की वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह अब तक की सफल योजनाओं में से एक रही। 11वीं योजना 2007 से 2012 तीव्र एवं समावेशी विकास इस योजना का लक्ष्य था। इसमें औसत वृद्धि 8% रही जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। 12वीं योजना 2012 से 2017 इसका उद्देश्य तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। फिर 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय विधान मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन एक संविदात्मक संस्था के रूप में किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों का प्रावधान किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक होंगे। इसका कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक समुचित तंत्र विकास द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। फिर आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की संतुष्टि हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना आरंभ किया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1947 तक बर्मा यानी कि म्यांमार सरकार तथा 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर आबिसन वॉन स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के समय 1 जनवरी 1949 इसके गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत में मुद्रा 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम तथा जॉर्ज षष्ठम के चित्र अंकित किए गए थे। वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के सिंगों के चित्र अंकित किए गए। वर्ष 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए के नोट जारी किए गए।
₹1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत होता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई द्वारा होता है जिन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। इसके तहत ₹2 से लेकर 10,000 तक के नोटों का निर्गमन कर सकता है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में यह बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक का कार्य करता है। अब बैंक दर क्या होती है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनः कटौती करता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है। यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। सीमांत स्थायी सुविधा दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट। इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और शाब्दिक सावधि देयताओं NDTL के 1% तक का ऋण रात भर यानी कि ओवरनाइट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इसका उपयोग अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। MSF दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तरलता समायोजन सुविधा यह बैंकों की अल्पकालीन तरलता को वांछनीय रूप से समायोजित करने का एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र है जो बैंकों को पुनःक्रय समझौते के आधार पर उधार लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। आरबीआई LAF के तहत रेपो तथा रिजर्व रेपो के माध्यम से प्रतिदिन आधार पर तरलता समायोजन करता है। रेपो तथा रिजर्व रेपो रेट वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई से अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेता है रेपो रेट कहलाता है तथा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट क्या होता है? बैंक जिस पर उधार लेता है और केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। भारत में आरबीआई तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच रेपो तथा रिजर्व रेपो दर पर लेन देन की स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में होता है। नगद कोष अनुपात CRR अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता मांग जमा प्लस समय जमा का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे ही CRR कहते हैं। इसका निर्धारण समय समय पर आरबीआई द्वारा किया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत अधिकतम 40% नकद सोना विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है जिसे SLR कहते हैं। भारतीय बैंकिंग का इतिहास संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत में पहला बैंक 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था। 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहले बैंक पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल 1806, मद्रास 1843, बॉम्बे 1840 को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। ठीक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था केंद्रीय बैंक यह किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो बैंक जमाओं का लेन देन नहीं करता बल्कि बैंकों तथा बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक लोगों तथा देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जमा स्वीकार करने ऋण वितरण तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त बैंकों को व्यावसायिक और वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। भूमि विकास बैंक इनका मुख्य कार्य कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बैंकों पर
एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कार्यरत है। आरआरबीज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की भागीदारी 50:15:35 के अनुपात में होती है। सहकारी बैंक, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए छोटे स्तर के संस्थागत शाखा का निर्माण करना है। इसके लिए सहकारी बैंकों को आरबीआई से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा होती है। देश में 3 स्तरीय सहकारी संस्था कार्यरत है: राज्य सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी बैंक, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी ऋण समिति। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना तथा प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों का भुगतान एवं विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये अन्य बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण तथा मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, किंतु सावधि जमा, मियादी जमा तथा आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते। ये एटीएम और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते। बेसल मापदंड, वर्ष 1974 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) के तत्वाधान में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) का गठन किया गया। कमेटी का कार्य अंतर्राष्ट्रीय नियामक पूंजी मानकों का विकास करना था। इन्हें ही बेसल मानक कहते हैं। स्वतंत्र भारत में बैंकिंग क्षेत्रीय गतिविधियां, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इस अधिनियम द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। विभेदीकृत ब्याज दर योजना 1972, बैंकों द्वारा जारी ऋणों में से एक निश्चित अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण 1980, 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995, बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति। SARFAESI अधिनियम 2002, इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों (NPA) की रिकवरी का अधिकार प्रदान किया गया। फिर आ जाती है इंद्रधनुष योजना। इस योजना का उद्देश्य बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए तथा घटते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की समस्या का समाधान करना है। यह योजना अगस्त 2015 में प्रस्तुत की गई। वित्तीय संस्थाएं, स्थापना वर्ष और मुख्यालय: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (IFCI) 1948, मुख्यालय किधर मिलेगा? नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश निगम लिमिटेड (ICICI) 1955 से मुंबई। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक 1982 मुंबई। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 मुंबई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी 1990 लखनऊ। भारतीय औद्योगिक विकास लिमिटेड (IDBI लिमिटेड) 2004 मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 1999 गांधीनगर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 मुंबई। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में तथा एक गैर बैंकिंग वित्त संस्थान के रूप में 7 अप्रैल 2015 को पंजीकृत हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय सहायता सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित कर देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास करना है। भारत में प्रतिभूति मुद्रण और सिक्कों का उत्पादन। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यह विश्व के गिने चुने तथा भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई है जहां पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय व राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक, यहाँ उच्च सुरक्षा मानकों वाले बैंक नोट की छपाई का कार्य होता है। पहले यहाँ अन्य देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इराक के बैंक नोटों की छपाई का कार्य भी किया जाता था। बैंक नोट प्रेस देवास, यहाँ उच्च सुरक्षा मानकों वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के बैंक नोट छापने का कार्य होता है। यहाँ बैंक नोट में
प्रयुक्त होने वाली स्याही का भी उत्पादन होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, करेंसी नोट के कागज का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन होता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, डाक लेखन सामग्री तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टैम्प तथा अन्य गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर इत्यादि का उत्पादन होता है। टकसाल मिंट सिक्कों का उत्पादन सोने चांदी की परख तथा तंबू के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में टकसालें स्थित है। स्टॉक एक्सचेंज एक संगठित बाजार जहां सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का व्यापार किया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थाओं, संयुक्त स्टॉक कंपनियों द्वारा निर्मित पहले से बिकी हुई प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है। विश्व में पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड के एम्बर्सडैम एम्बर्सडैम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से 1602 में हुई थी। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई। इसका इंडेक्स सेंसेक्स 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित के नाम से जाना जाता है। निफ्टी 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एनएसई का इंडेक्स है। वस्तु वायदा बाजार कमोडिटी फ्यूचर मार्केट शेयर बाजार की तरह वस्तुओं का बाजार जहां शेयर की जगह वास्तविक भौतिक वस्तुओं यथा सॉरी यथा अनाज, सोना, चांदी, कच्चा तेल इत्यादि की खरीद बिक्री की जाती है, वस्तु बाजार कहलाता है। इस बाजार में वस्तु का विनिमय वस्तु वायदा अनुबंध के तहत किया जाता है जो भविष्य की तारीख में किसी विशिष्ट महीने के दौरान विशिष्ट मात्रा तथा गुणवत्ता की वस्तु को अनुबंध के समय निर्धारित कीमत पर स्वीकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले वायदा कारोबार का विनिमय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा किया जाता था। 28 सितंबर 2015 को एफएमसी का विलय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में कर दिया गया। क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग ऋणी या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता पर निर्धारण है। भारत में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRI, SIL, इरका, केयर, सिबिल है। विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिच इत्यादि है। सेबी सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में सेबी की स्थापना की गई। सेबी को सेबी एक्ट 1992 द्वारा वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सेबी को नियंत्रक शक्ति प्राप्त है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA वर्ष 2003 में सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटर के रूप में PFRDA की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य पेंशन फंड को स्थापित, विकसित तथा नियंत्रित कर वृद्धावस्था आय की सुरक्षा को प्रवर्तित करना है। PFRDA एक्ट 2013 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब आ जाते हैं बीमा इंश्योरेंस ऐसे अनुबंध जिसके तहत एक कंपनी अथवा राज्य एक निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले निर्दिष्ट नुकसान, क्षति, बीमारी या मृत्यु पर मुआवजे की गारंटी प्रदान करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 1956 में करीब 245 देशी तथा विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा लोगों की बचत को राष्ट्र निर्माण में लगाना है। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? मुंबई में। साधारण बीमा निगम GIC 1972 में सरकार ने 107 से ज्यादा निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर GIC का गठन किया। यह 1 जनवरी 1973 से अपनी 4 धारक कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDAI बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में IRDAI का गठन किया गया। वह इसका निगमन एक संवैधानिक निकाय के रूप में वर्ष 2000 में किया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अब आ जाते हैं बजट एवं लोक वित्त, राजकोषीय नीति, लोक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा ऋणार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है।
भारत में बजट व्यवस्था। संविधान का अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है, जिसे बजट कहते हैं। बजट में आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण रहता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर जेम्स विल्सन ने प्रथम बजट प्रस्तुत किया, जिसे भारत में बजट का संस्थापक माना जाता है। स्वतंत्र भारत का बजट पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा तथा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में जॉन मैथाई द्वारा पेश किया गया था। प्रमुख प्राप्तियां तथा व्यय राजस्व प्राप्ति। इसमें केंद्र सरकार के करों तथा अन्य शुल्क, सरकारी निवेश पर ब्याज और लाभांश तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस और अन्य प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। राजस्व व्यय आंतरिक एवं बाह्य ब्याज अदायगी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन, रक्षा व्यय, डाक व्यय, कानून तथा कानून एवं व्यवस्था पर व्यय, राज्य सरकारों तथा अन्य देशों को अनुदान, सामाजिक सेवा यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी आदि राजस्व व्यय में शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्ति सरकार द्वारा जनता से लोन, आरबीआई विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लिया गया लोन, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त पूंजी, छोटी बचत योजनाओं, पोस्ट ऑफिस जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि से प्राप्त राशि इसमें शामिल है। पूंजीगत व्यय इसमें सरकार द्वारा भूमि, भवन या मशीनरी की खरीद, शेयर बाजार में निवेश, राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों, विदेशी सरकारों को दिए गए लोन, कीमती सामानों का अधिग्रहण आदि तथा ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है। राजस्व व्यय को दो भागों में बांटा जाता है। योजनागत व्यय यह केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई बजटरी सहायता है। इसमें राज्य तथा संघ क्षेत्रों को उनकी योजनाओं पर दी जाने वाली सहायता भी शामिल होती है। गैर योजनागत व्यय योजनागत व्ययों के अतिरिक्त सभी व्यय जो सरकार के सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं, गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। गैर योजनागत व्यय में तीन प्रमुख व्यय ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय और सब्सिडी है। बजट 2016-17 में वित्त वर्ष 17-18 से योजनागत और गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। व्यय के इस विभाजन को समाप्त करने का पहला सुझाव रंगराजन समिति ने दिया था। विभिन्न घाटे तथा घाटे की वित्त व्यवस्था। बजट घाटा कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय, कुल पूंजीगत व्यय, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। अथवा बजट घाटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल पूंजीगत व्यय इक्वल्स टू राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा। बजट घाटा को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से नकदी शेष की निकासी, ट्रेजरी बिल का निर्गमन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कराती है, जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन हेतु राज्यों का अनुदान। राजकोषीय घाटा यह बजटरी वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को दर्शाता है। संपूर्ण देयता आंतरिक ऋण प्लस विदेशी ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस अन्य देयताएं। राजकोषीय घाटा बजटरी घाटा प्लस सरकारी दायित्व इक्वल्स टू राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस देयता न सृजित करने वाली प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज दायित्व। पूंजी घाटा पूंजी प्राप्तियां माइनस पूंजी व्यय। मौद्रीकृत घाटा यह राजकोषीय घाटे का वह भाग होता है जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई द्वारा ऋण के रूप में हो। हीनार्थ प्रबंधन सरकारी बजटरी व्यवहार से उत्पन्न घाटा तथा नियोजित या जानबूझकर सर्जित घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व यह बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 एफ क्या हो जाएगा FRBM एक्ट 2003, ठीक है। राजकोषीय समेकन तथा सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की दिशा में FRBM एक्ट 2003 एक अंतही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम है। प्रमुख विशेषताएं राजकोषीय क्रियाशीलन में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना,
केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना। सरकार द्वारा ऑर्थोपेड अग्रिम के अतिरिक्त किसी और प्रकार से आरबीआई से उधार नहीं लेना। वर्ष 2006-07 से आरबीआई भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का प्राथमिक ग्राहक नहीं होगा। कर्नाटक पहला राज्य है जिसने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू किया। ठीक है। भारतीय कर व्यवस्था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर जो आपसे बोल कर नहीं लिए जाते लेकिन लिए जाते हैं। आय आय जितनी इनकम जितनी होती है उस पर कर, निगम कॉर्पोरेशन टैक्स, संपदा शुल्क, पूंजी लाभ कर, जीएसटी। जैसे कोई कॉलगेट खरीदा या किसी कंपनी को कोई सामान खरीदा उस पे कुछ परसेंट जीएसटी जुड़ा होता है, तो वो पता नहीं चलता लेकिन उस पर भी टैक्स देते हैं। और सीमा या कस्टम शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई बार इंग्लिश में पूछ लेते हैं ये। विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु तथा सेवाओं की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर लगने वाला कर जिसका बोझ अंतिम उपभोक्ता वहन करता है 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया। भारतीय संविधान में संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ के द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं को कर की 5 अलग-अलग दरों के समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जीएसटी से संबंधित नए अनुच्छेद क्या होंगे? अनुच्छेद और विषय 246 ए जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान, 269 ए अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन, 279 ए जीएसटी काउंसिलिंग की व्यवस्था। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय कर और राज्य कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, राज्य वैट और बिक्री कर, मनोरंजन कर। केंद्रीय कर में सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। और राज्य कर कौन कौन से होते हैं? राज्य वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर जो हम मूवी वगैरह देखते हैं उस पर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, क्रय कर, चूंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी, शर्त तथा जुए पर कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी, यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है। सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः केंद्र का अधिकार होता है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर के पास जाता है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर स्टेट जीएसटी, राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व राज्य सरकारें रखती हैं। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी, ये दोनों रखते हैं। दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। किसके द्वारा वसूला जाता है? ये जहां पर सामान को पहुंचा दिया जाता है, एंड हो जाता है जहां पर। जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं कौन सी हैं? मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, विद्युत। अगर ये सब जीएसटी के अंतर्गत आ जाएं तो इनका करीब आधा आधा रेट हो जाएगा। जैसे अभी पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का, जीएसटी के अंतर्गत आते ही करीब 50 रुपए या 36 रुपए का मिलेगा। सक्षम परियोजना प्रोजेक्ट सक्षम, ये केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क तंत्र एकीकरण परियोजना है जिसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर के कार्यमान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क सिंगल विंडो इंटरफेस यानी कि स्विफ्ट के विस्तार तथा डिजिटल इंडिया एवं इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रमों के तहत बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई करदाता अनुकूल पहलों को मदद प्रदान करना है। महत्वपूर्ण समितियां या आयोग संबंधित क्षेत्र, बलवंत राय समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, केलकर समिति अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण, काका केलकर, पिछड़ी जातियों पर पहली समिति, कोठारी आयोग, शैक्षिक सुधार, नर्सिंग समिति, बैंकिंग सुधार, स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति, आबिद हुसैन समिति, छोटे पैमाने के उद्योगों हेतु सुझाव, राजाचर्य समिति, कर सुधार, एस तारापोर समिति, पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता, सच्चर समिति 2, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन।
शुगल समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु। दीपक पारेख समिति आधारित आधारिक संरचना की वित्तीय हेतु। गोपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। जस्टिस एम पी शाह समिति काले धन पर। टी एस सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण वन वन्यजीव जल और हवा के संरक्षण या संरक्षण से संबंधित प्रमुख ग्रीन कानूनों की समीक्षा के लिए। टी आर एस सुब्रमण्यम समिति नई शिक्षा नीति पर। रघुनाथ अनंत मालेश माशेलकर पैनल राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों की सिफारिश करना। डी आर गॉडगिल कृषि वित्त। रतन वी पटेल समिति भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित है। फिर आ जाते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि, यानी कि जो कोई वस्तु है उसके मूल्य के स्तर में जब वृद्धि हो जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु इसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि ना हो तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसइंफ्लेशन। भारत में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे प्रमुख मूल्य सूचांक। थोक मूल्य सूचांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। यह व्यापार के प्रारंभिक चरण में वस्तुओं की थोक बिक्री की कीमतों में औसत परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। थोक मूल्य सूचांक WPI वस्तुओं के थोक मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचांक है। इस सूचांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है। थोक मूल्य सूचांक में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का है। इसके पश्चात क्रमशः प्राथमिक वस्तुओं तथा ईंधन और विद्युत के भारांश हैं। वर्तमान में इसका आधार बेस ईयर 2011-12 है और अब इसे 2017 में किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचांक लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इसे प्रदर्शित करने वाले मूल्य सूचांक कौन कौन से हैं? मूल्य सूचांक आधार वर्ष और संकलन एवं प्रकाशन। CPI औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। ये कब से है? 2016 इसका आधार वर्ष है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। CPI कृषि मजदूरों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। 1986 से 87 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा CPI ग्रामीण श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। 1986-87 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा CPI R+U यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार के सूचांकों का मिश्रण होता है। इसे नव उपभोक्ता सूचांक भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2011 से शुरू किया गया है। 2012 इसका आधार वर्ष हो जाएगा। संकलन शहरी क्षेत्रों में NSSO तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस विभाग का प्रकाशन केंद्रीय संख्यानिकी कार्यालय CSO द्वारा। वर्तमान में RBI CPI संयुक्त को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक मान रहा है। जनसंख्या माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात 1, 2, 4, 8, 16 में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात 1, 2, 3, 4 में बढ़ती है। जनसंख्या से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हैं। मातृत्व मृत्यु दर यानी कि मैटरल मोर्टेलिटी रेट MMR। मातृत्व मृत्यु दर गर्भावस्था में संबंधित कारणों से प्रति 1 लाख जीवित जन्म या गर्भ समाप्ति टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 दिनों के भीतर मरने वाली माताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। SRS बुलेटिन के अनुसार 2016-18 के दौरान भारत में मातृत्व मृत्यु दर MMR 113 थी। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या की तुलना में 1 वर्ष से कम आयु वाले मातृ शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर 34 थी। फिर आ जाते हैं बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या की तुलना में 0 से 5 वर्षों के बीच मातृ बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है।
संपूर्ण प्रजनन टोटल फर्टिलिटी रेट, किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष में पैदा हुए बच्चों की संख्या को संपूर्ण प्रजनन दर कहा जाता है। वर्ष 2016 में यह दर 2.3 थी। लिंगानुपात सेक्स रेशो, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1943 है। बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशो, 0 से 6 वर्षों की आयु समूह में प्रति वर्ष प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 1919 है। जनसंख्या का घनत्व कितना है? जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आश्रिता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशो, कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या के बीच अनुपात को आश्रितता अनुपात कहा जाता है। आश्रित जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष या इससे ऊपर की जनसंख्या शामिल होती है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की गई है, जो एक निश्चित समय अवधि में एक छोटे से साधारण वाक्य को समझने में के साथ-साथ लिख व पढ़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं भारतीय जनसंख्या। भारतीय भूभाग में, जो कि विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय 1881 से नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना कराई जा रही है। 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 2011 की भारत की जनगणना का आदर्श वाक्य अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। दिसंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत की 8वीं तथा जनगणना के क्रम में 16वीं जनगणना कराने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 1872 के बाद 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना के क्रम में 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया। भारत परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में शुरू करने वाला पहला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.47% तथा महिलाओं की संख्या 48.53% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% तथा महिला साक्षरता 65.46% है। भारत में धार्मिक जनगणना, रिलीजियस सेंसस के आंकड़े, धार्मिक जनसंख्या प्रतिशत, धार्मिक जनसंख्या प्रतिशत, हिंदू की कितनी है 79.8, ईसाई 2.3, बौद्ध 0.07, अन्य कितने हैं 0.7। हिंदू के बाद सबसे ज्यादा किसकी है? मुस्लिम 14.2, सिख 1.7, जैन 0.4। विश्व में ईसाई धर्म की सर्वाधिक आबादी है, इसके बाद इस्लाम धर्म की आबादी है। विश्व में सबसे ज्यादा कितने हैं? ईसाई धर्म की सबसे ज्यादा है और इसके बाद इस्लाम की है। नगरीय क्षेत्र, अर्बन एरिया, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है, वैधानिक नगर और जनगणना नगर। वैधानिक नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से है जहां नगर पालिका समिति, नगर निगम, कैंटोनमेंट, छावनी बोर्ड आदि स्थानीय निकाय हैं हों। जनगणना नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो एवं पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या को का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे नगर को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, शहर की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आ जाता है भारत में सर्वाधिक नगरीय शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य अवरोही क्रम में क्रमशः पहला कौन सा है? गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा ओडिशा, पांचवा मेघालय। महानगर, मेट्रोपोलियन सिटीज,
जिस नगर या शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उसे क्या कह देते हैं हम? महानगर। भारत में प्रमुख महानगर निम्नलिखित हैं: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पणजी, त्रिवेंद्रम आदि। भारत के प्रमुख महानगर घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मुंबई 18.41 मिलियन, दिल्ली 16.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन, चेन्नई 8.70 मिलियन। भारत के 10 लाख या अधिक 1 मिलियन प्लस जनसंख्या वाले नगर 2011: उत्तर प्रदेश 7, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। केरल में 7, महाराष्ट्र 6, गुजरात 4, तमिलनाडु 4, आंध्र प्रदेश 3, झारखंड 3, राजस्थान 3, पंजाब 2, बिहार 1। जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 44 2001 से 35 2001 में 35 है, जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। मेगा सिटी ऐसे नगर या शहर जिनकी कुल नगरीय संकुलन जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो मेगा सिटी कहलाते हैं। भारत में प्रमुख मेगा सिटी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े आधार अवरोही क्रम और आरोही क्रम जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। आरोही क्रम में कौन है? जनसंख्या के आधार पर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नागर हवेली। दशकीय जनसंख्या वृद्धि राज्य दर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। आरोही क्रम में देखें तो नागालैंड, केरल और गोवा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में दादर नागर हवेली, दमनदीप और पुडुचेरी। आरोही क्रम में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। जनसंख्या घनत्व राज्य में बिहार, अवरोही क्रम में पश्चिम बंगाल, केरल। अवरोही क्रम में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरल। आरोही क्रम में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। लिंग अनुपात राज्य अवरोही क्रम में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आरोही क्रम में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमनदीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। शिशु लिंग अनुपात राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और आरोही क्रम हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। शिशु लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली। आरोही क्रम दिल्ली, चंडीगढ़, दमनदीप। साक्षरता दर केरल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 94% केरल में है, मिजोरम फिर गोवा। और घटते बढ़ते क्रम में बिहार में सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आरोही क्रम में दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। पुरुष साक्षरता दर राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। आरोही क्रम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। महिला साक्षरता दर केरल में 92.1%, मिजोरम 89.3, गोवा 84.7, सबसे कम बिहार, राजस्थान फिर झारखंड। पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी और सबसे कम दादर नागर हवेली फिर चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महिला साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 87, अंडमान निकोबार द्वीप समूह फिर चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी। अनुसूचित जाति जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मिजोरम, मेघालय और गोवा। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सबसे कम मिजोरम, मेघालय और गोवा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ग्रामीण जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम। नोट में क्या आ जाएगा? पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। भारत के संदर्भ में गरीबी क्या होगी? भारत में गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय है।
भारत में आजादी के बाद प्रथम बार 1979 में डंडेकर रथ फॉर्मूले के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। 1979 में अलग समिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 68वें दौर के आंकड़े 2011-12 के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक निर्धनता अनुपात 39.93% है। इसके पश्चात झारखंड 36.96%, मणिपुर 36.89%, अरुणाचल प्रदेश 34.67%, बिहार 33.74%। सबसे कम निर्धनता गोवा 5.09%, केरल 7.05%, हिमाचल प्रदेश 8.06%, सिक्किम 8.9% जैसे राज्यों में है। गरीबी के ये आंकड़े तेंदुलकर विधि द्वारा परिकलित किए गए थे। फिर आ जाते हैं बहुआयामी गरीबी सूचांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI). एमपीआई की अवधारणा को यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित किया गया। बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह का स्तर के अंतर्गत 10 संकेतक शिशु मृत्यु, पोषण, स्कूल में नामांकन, विद्यालय शिक्षा, संपत्तियां, खाने बनाने का ईंधन, आवास, विद्युत, जल एवं शौचालय शामिल हैं। बहुआयामी गरीबी सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर आ जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), एक ऐसे सूचांक जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर भूख को मापने तथा उस पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2020 में इसे कंसर्न वर्ल्डवाइड एवं वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत 94वें स्थान पर है। GHI फॉर्मूले के घटक लोगों में अपर्याप्त पोषण, चाइल्ड बर्स्टिंग 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है, चाइल्ड स्टनिंग 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। ये हो जाएंगे GHI फॉर्मूले के घटक। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी किए जाते हैं। NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां अपनाई गई हैं: सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर तथा चालू दैनिक स्तर। योजना और आरंभ तिथि, उद्देश्य और विशेषता। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण तथा स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण योजना। ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 वर्ष 2007 तक साक्षरता दर को 75% करना। 15 से 35 वर्षों के सभी निरक्षर व्यक्तियों के लिए ये है। किसान विकास पत्र (KVP) 1 अप्रैल 1988 को पुनः प्रारंभ, 2014 में चालू, पुनः प्रारंभ हुआ 2014 में। वर्ष 2011 में बंद किसान विकास पत्र की बिक्री को सरकार ने पुनः प्रारंभ करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) 2 अक्टूबर 1993 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार को प्रोत्साहन योजना। मध्याह्न भोजन योजना (MMS) 15 अगस्त 1995 प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ नामांकन में उपस्थिति बढ़ाने के लिए योजना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 शहरी बेरोजगार को लाभप्रद रोजगार तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वर्ष 1998 किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) 1 अप्रैल 1999 ग्रामीण निर्धनों के लिए एक स्वरोजगार योजना। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 अंत्योदय वृद्ध गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) 2000 से 2001 शिक्षा तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित कराना, उसको बनाए रखना, शिक्षा में लिंग सामाजिक भेद समाप्त करना। स्वधार योजना वर्ष 2002 कठोर परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान करना। किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की समस्याओं का स्थानीय भाषा में समाधान प्रदान करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) 2 फरवरी 2006
ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी। भारत निर्माण योजना वर्ष 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, जैसे सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युतीकरण, टेलीफोन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, पहनिया, जवाबदेह तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008 असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु। साक्षर भारत सितंबर 2009 प्रोन को शिक्षा प्रदान कराना, साक्षरता दर 80% कराना, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 पात्र व्यक्ति को एक सही दो सही 1/2/3 की सहायिका की दर पर 5 किलोग्राम मोटा अनाज, गेहूं, चावल प्रदान किया जाएगा। पढ़े भारत बड़े भारत अगस्त 2014 प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर पढ़ने लिखने और गणित सीखने पर जोर। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 भारत को भी निर्माण केंद्र बनाना तथा रोजगार सृजन। दीनदयाल अंत्योदय योजना सितंबर 2014 कौशल विकास तथा आजीविका के अन्य अवसरों में वृद्धि कर शहरी एवं ग्रामीण गरीबी को कम करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा 3 गांवों में भौतिक तथा संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेना। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014। श्रम अधिकारियों के निरीक्षण में पारदर्शिता लाना, श्रमिकों को यूनिवर्सल खाता संख्या प्रदान करना, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना आदि। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 टीकाकरण से संबंधित 7 टीके, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, काली खांसी, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण एवं कायाकल्प। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 विषम लैंगिक अनुपात की समस्या को दूर करना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा। यह लड़कियों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु चलाई गई योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान। मृदा की विशेषता और आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराना। मुद्रा योजना मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड 8 अप्रैल 2015 छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए कम लागत पर वित्तीय सहायता ऋण उपलब्ध करवाना। उस्ताद योजना 14 मई 2015 सिद्ध हस्त कारीगरों शिल्पियों का क्षमता निर्माण तथा इनके माध्यम से पारंपरिक कलाओं शिल्पों का युवा पीढ़ी में प्रशिक्षण देना तथा अल्पसंख्यकों को वीरता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जून 2015 प्रत्येक नागरिक को 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 रोजगार हेतु कौशल विकास। स्मार्ट शहर योजना 22 जून 2015 100 उन्नत स्मार्ट शहरों का विकास करना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों को कम कीमत पर जन औषधि स्टोरों के माध्यम से उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील कराना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 22 जुलाई 2015 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015 योजनागत तरीके से खेतों में जल पहुंचाना। कहाँ पे? खेतों में जल पहुंचाना। कृषि भूमि का विस्तार करना, जल संरक्षण तथा सिंचाई में आधुनिक तकनीक का उपयोग। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना 2015 वित्तीय सुधार, परिचालन सुधार, विद्युत उत्पादन लागत में कटौती। अक्षय ऊर्जा विकास, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 देश में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए यानी कि क्रिएटिविटी को उपयुक्त वातावरण, नए नए उसको मॉडल वगैरह को ये बोल सकते हैं, उपयुक्त वातावरण बनाना जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम 14 अप्रैल 2016 विभिन्न राज्यों में उपस्थित कृषि उपज मंडी श्रृंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन।
8 सितंबर 2019 को इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज प्रीमियम की दरें बीमित राशि का 1.5% रबी, 2% खरीफ, 5% बागवानी में वाणिज्यिक है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में विद्युतीकरण के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन क्लस्टर आधारित ग्रामीण विकास। सागरमाला परियोजना बंदरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण तथा नए बंदरगाहों का निर्माण कराना आदि। भारतमाला परियोजना सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराना तथा बंदरगाहों एवं बड़े शहरों को जोड़ना आदि। उज्ज्वला योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती दरों पर कुशल प्रकाश प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना जो उन्हें कम बिजली बिल के रूप में लाभ पहुंचाते हैं। ऊर्जा उपभोग में कमी लाना जिससे डिस्कॉम वितरण कंपनियां बढ़ती मांगों को संतुलित कर सकें। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना है। इसके कार्यक्रम में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह योजना देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार का बीमा कवर प्रदान करेगी। सुगम्य भारत अभियान दिसंबर 2015 इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों के राजधानियों के सभी सरकारी भवनों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाना है। और इसी के साथ अर्थव्यवस्था पूरी कंप्लीट हो जाती है एक वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहना। अगली वीडियो में कौन सा आएगा? हिंदी बची अभी और यूपी स्पेशल और जनरल साइंस। ठीक है, तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ।